अब तक जो तुमने सीखा वो सिर्फ 0.1% था। हाँ, सिर्फ 0.1%। अब असली टर्मक्स हैकिंग स्टार्ट होने वाली है। आज से तुम सिर्फ कमांड्स नहीं सीखोगे, तुम सिस्टम को कंट्रोल करना सीखोगे। और याद रखना, जो सिस्टम को कंट्रोल करता है वही हैकर होता है। सो हेलो हैकर्स, वेलकम बैक टू साइबर गार्ड और वेलकम टू एपिसोड 5 द रियल बिगिनिंग। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं टर्मक्स को समझने की और उसको अपने हिसाब से चलाने की। और इस एपिसोड में टोटल 10 चैप्टर्स होने वाले हैं और अगर तुमने ये कंप्लीट कर लिया तो तुम किसी भी हैकिंग टूल को समझ जाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 द टर्मक्स फाउंडेशन। ये चैप्टर बोरिंग नहीं है, ये तुम्हारा वेपन है। अगर ये स्ट्रांग हो गया तो तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पैकेजेस की। जितने भी हैकिंग टूल्स तुम यूज करोगे सब पैकेजेस पर डिपेंड करते हैं। इसको मैंने ऑलरेडी बता रखा है पिछले एपिसोड में, बट कोई ना, जैसे हम चैप्टर वाइज फॉलो कर रहे हैं तो इससे थोड़ा बहुत चीज़ें आपको रिमाइंड भी होगी, रिवाइज भी होगी और साथ में आप इसको और अच्छे से सीख पाएंगे। सो हम चलते हैं अपने टर्मक्स पर, आ जाते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। एंड देन यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको pkg अपडेट टाइप करना है एंड देन इंटर कर देना है। ये बेसिकली क्या करता है, पैकेज लिस्ट को अपडेट करता है। और ये कमांड तुम जब भी अपने सेशन को ओपन करोगे, जब भी टर्मक्स को ओपन करोगे तब स्टार्ट करना जरूरी है। एंड साथ में इसके एक और कमांड होता है जो कि आप लोगों को पता ही होगा, और मेरे टाइप करने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना कि ये कौन सा कमांड है जो मैं अभी टाइप करने वाला हूँ। सो बेसिकली ये है pkg अपग्रेड। अभी जो हमने लिस्ट किया है जितने भी पैकेजेस, उनको ये क्या करता है, अपडेट करा देता है। और यहाँ पर जैसे ही आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस दिखेंगे, आपको सिंपली वाई टाइप करके एंटर कर देना है। एंड देन ये थोड़ी ही देर में जितने भी पैकेजेस आपके सिस्टम के अंदर है उन सबको अपग्रेड कर देगा। पहले हमने क्या किया, लिस्ट किया एंड देन हमने क्या किया, उसके लेटेस्ट वर्जन को यहाँ पर अपग्रेड किया है। अब यहाँ पर एक चीज आपको हैबिट बना लेनी है। आप जब भी अपने टर्मक्स को ओपन करो तो आप सबसे पहले pkg अपडेट एंड pkg अपग्रेड, इस कमांड को आपको हमेशा रन करना पड़ता है। ये एक हैकर हैबिट है, इसको इग्नोर बिल्कुल भी मत करना। ये चीजें वही है जो अभी मैंने जस्ट पहले किया। मैंने अलग अलग कमांड रन किए, लेकिन मैंने फिर यहाँ पर एन का यूज करके दोनों कमांड को साथ में रन किया। इन्हीं चीजों के बारे में, ये जो एन है, उसके बाद पाइप्स है, इन सब के बारे में मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। और इस एपिसोड 5 के जितने भी 10 चैप्टर्स हैं उनमें आपको टर्मक्स के बारे में बेसिक से एडवांस तक जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी कमांड्स हैं, उन सबको आप देख रहे होंगे। और साथ में आपको क्या करना है, आपको डेली वाइज कमेंट करना है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर काफी लोग वीडियोस देखते हैं, कमेंट भी करते हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन मैं जो एक्सरसाइज बोलता हूँ करने के लिए, जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि स्टेप्स को टाइप करना है, तो वहाँ मैंने देखा सिर्फ एक स्टूडेंट ने ही वहाँ पर टाइप कर रखा है कि क्या क्या स्टेप्स थे हमने जो कवर किए थे एपिसोड 4 में। बाकी किसी ने भी वहाँ पर कमेंट नहीं किया था। नॉर्मल कमेंट्स थे, ठीक है, लेकिन जो मैंने असाइनमेंट दिया था वो किसी ने कंप्लीट नहीं किया। एंड नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, इंस्टॉलेशन के बारे में, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है। पैकेजेस कैसे इंस्टॉल करना है, वहां पर भी आपको सिंपली pkg इंस्टॉल पाइथन टाइप करना है। ये जस्ट मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, और अगर आप लोग भूल गए होंगे तो इसको देख के आपको और अच्छे से आ जाएगा। और अगर कोई न्यू पहली बार ये वीडियो देख रहा है, सीरीज फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसके लिए भी ये थोड़ा आसान हो जाएगा। और pkg इंस्टॉल कमांड से ही आप किसी भी पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर पाइथन को इंस्टॉल किया है, मान लो मुझे यहाँ से रिमूव करना है पाइथन को, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, pkg अनइंस्टॉल पाइथन। मैंने पिछले वीडियोस में सिर्फ यहाँ पर आपको इंस्टॉलेशन बताया था, आपको अनइंस्टॉल करना नहीं सिखाया। तो अनइंस्टॉल करने का कमांड सिंपल है, pkg अनइंस्टॉल पाइथन करना है, इंस्टॉल की जगह पर अनइंस्टॉल टाइप कर देना है एंड देन यहाँ पर y टाइप करके एंटर कर देना है। बस ये थोड़ी देर में ही इसको रिमूव कर देगा। और मान लो कि आपका कोई पैकेज है जहाँ पर शो हो रहा है ब्रोकन पैकेजेस या कुछ ब्रोकन रिपोजिटरीज, ऐसा कुछ बोल करके, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली उस फाइल को या फिर मान सकते हैं उस पैकेज को री इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको सिंपली टाइप करना है pkg री इंस्टॉल एंड देन आपको कर लेना है पाइथन, उसके बाद एंटर कर देना है, y टाइप करके एंटर करना है। और ये थोड़ी देर में जितने भी ब्रोकन पैकेजेस होंगे पाइथन के अंदर उन सबको ये अच्छे से इंस्टॉल कर देगा। और कहीं कहीं पर क्या होता है कि इंस्टॉलेशन में एरर आ जाते हैं, उस वजह से भी कुछ चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे एरर आ रहा है, इन सबको ये फिक्स करके यहाँ पर फिर से ब्रोकन इंस्टॉलेशन फिक्स करता है, ठीक है। एंड मान लो कि हमें रिपोजिटरी को सर्च करना है, कि हमने रिपोजिटरी या फिर पैकेजेस को सर्च करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली pkg सर्च कमांड का यूज कर सकते हैं, सर्च पाइथन एंटर कर देना है। तो ये हमारे सिस्टम के अंदर या फिर मान सकते हैं हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर जितनी भी डायरेक्टरीज के अंदर पाइथन इंस्टॉल्ड होगा वो सब यहाँ पर ये शो कर देगा। और मान लो कि हमें देखना है कि हमने क्या क्या इंस्टॉल कर रखा है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली pkg कमांड यूज करेंगे एंड लिस्ट टाइप करेंगे, उसके बाद हाइफन दे करके इंस्टॉल टाइप करेंगे, ठीक है, एंड देन एंटर कर देंगे। तो अभी तक हमने जितने भी चीज़ें अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर रखा है, मान लो पैकेजेस हो गए, डायरेक्टरीज हो गए, कोई टूल्स वगैरह हो गए, उन सबको क्या करेगा ये यहाँ पर लिस्ट करके दिखा देगा, ठीक है।
और मान लो कि हमें सभी अवेलेबल पैकेजेस को देखना है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सिंपली यहाँ पर पीकेजी टाइप करना है, लिस्ट हाइफन ऑल। मैं अभी यहाँ पर आपको सिर्फ पीकेजी कमांड का जितने भी सब कमांड्स है, जितने भी उसके बेनिफिट्स है, उन सब के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कितने अभी तक पैकेजेस अवेलेबल हैं पूरे इंटरनेट के ऊपर। और ये जो पीछे इंस्टॉल्ड लिख रहा है, इससे हमें पता चलता है कि हमारे सिस्टम के अंदर कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल्ड है। और वहीं पर मान लो कि हमें वर्जन चेक करना है, लाइक पाइथन 1 हो गया, पाइथन 2, पाइथन 3, ऐसे बहुत सारे पाइथन के वर्जन हो जाते हैं, बहुत सारे पैकेजेस के अलग अलग वर्जन होते हैं। तो उसको चेक करने के लिए भी हमारे पास कमांड है पीकेजी इन्फो। एंड देन मान लो हमें पाइथन को ही चेक करना है, हम पाइथन को टाइप कर देते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा वर्जन 3.13.12-5। सो ये है हमारा पाइथन का वर्जन। इसी तरह से आप और भी जो पैकेजेस है उनके बारे में उनके इन्फो डिटेल्स निकाल सकते हैं। सो अगर तुम्हें ये पार्ट समझ आ गया है तो तुम किसी भी टूल की डिपेंडेंसीज फिक्स कर सकते हो। बहुत टाइम एरर आते हैं, ये अभी तक जो मैं बता रहा था ये बस आपको ये चीज़ें सिखाने के लिए था ताकि आपको कोई भी एरर ना आए जब आप कोई टूल्स रन कर रहे हो, जब आप कोई पैकेज इंस्टॉल कर रहे हो। सो अगर तुमने ये पार्ट अभी तक कंप्लीट कर लिया है तो इससे तुम्हारा एक चीज़ तो क्लियर हो जाएगा कि तुम कोई भी डिपेंडेंसी फिक्स कर सकते हो। एंड नाउ अब नेक्स्ट में हम देखने वाले हैं टर्मक्स स्टोरेज एक्सेस के लिए। इसको भी मैंने ऑलरेडी बता रखा है, लेकिन मैं फिर से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब भी हम टर्मक्स पर काम करते हैं तो हमें स्टोरेज चाहिए ही होता है। जब भी हम टूल्स को इंस्टॉल करते हैं तो वो कुछ ना कुछ स्टोरेज आपके सिस्टम का खाता है, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि सिस्टम के पास, मतलब टर्मक्स के पास सिस्टम का स्टोरेज एक्सेस नहीं होता है, तो उस वजह से जो टूल्स होते हैं उनके साइज की वजह से ये इंस्टॉल नहीं हो पाते हैं। अब वहाँ पर इंस्टॉल ना होने की वजह से जो बिगिनर्स लोग होते हैं उनको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, वो डर जाते हैं कि यहाँ पर एरर आ रहा है, अब मुझे छोड़ देना चाहिए, ये मेरी बस की नहीं है। बट मैं बता दूं कि ये छोटी छोटी जो आप चीज़ें स्किप कर देते हैं, देखना स्किप करके आगे डायरेक्ट एडवांस पर जाने की ट्राई करते हैं और वहाँ पर आपको एरर आने लगता है, तो ये गलतियाँ जो होती है वो बेसिक लेवल में ही होती है। इसलिए मैंने क्या कर रखा है, आपको सभी चीज़ें बेसिक से ले जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना है। आपको सिंपली पहले यहाँ पर जैसे हम स्टोरेज की बात कर रहे थे तो हम स्टोरेज सेटअप भी कर लेते हैं। हम अपने सिस्टम का स्टोरेज एक्सेस टर्मक्स को दे देते हैं ताकि आगे जा करके हम कोई भी टूल्स इंस्टॉल करें तो हमें कोई भी ऐसा एरर देखने को ना मिले, जिसके लिए हम कमांड यूज करते हैं टर्मक्स। वैसे दो तरीके हैं इसको करने का, एक तो आप सिंपली CLI से कर सकते हैं या फिर आप GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस करके सेटिंग में जा करके टर्मक्स को स्टोरेज एक्सेस दे सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पर टर्मक्स टाइप करना है, सेटअप टाइप करना है एंड देन आपको हाइफन स्टोरेज टाइप कर देना है और फिर इंटर कर देना है। तो जैसे आप इसको इंटर करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा स्क्रीन के ऊपर, आपको सिंपली अलाउ कर देना है। सो यहाँ पर परमिशन ग्रांट हो चुका है। ये मैंने फिर से रीइंस्टॉल किया था ताकि इस एपिसोड 5 में जितने भी चैप्टर्स हैं उनको मैं क्लियर करवा सकूं। सो ये मेरे में फिर से दिखा रहा है, लेकिन अगर आपके सिस्टम में ऑलरेडी स्टोरेज अलाउड है तो वो ऑप्शन नहीं आएगा, वो सिंपली ये कमांड स्किप हो जाएगा, ठीक है। तो उस जगह पर आपको दिक्कत लेने की या फिर कुछ एक्स्ट्रा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। अब यहाँ पर कुछ हिडन फीचर्स के बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं फ़ोन को स्लिप होने से कैसे रोका जाए, और ये किस जगह पर यूज होता है। जब आप कोई टूल यूज कर रहे हो, ऑटोमेशन टूल वगैरह जो लगातार काम करता रहता है, उस टाइम पर क्या होता है कि जब आपका फ़ोन ऑटो स्लिप हो जाता है तो ऑटो स्लिप होने के बाद वो टूल काम करना बंद कर देता है, ठीक है। अब इसी को हम लोग बाईपास करने के लिए क्या करते हैं, हम यूज करते हैं टर्मक्स वेक लॉक को। ये क्या करता है कि फ़ोन की स्लिप को बढ़ा देता है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो टूल रन कर रहा होता है वो स्मूथ चलता है, कोई भी वहाँ पर एरर नहीं आता है, या फिर मान लो कि आपका मोबाइल ऑफ नहीं होता है, स्लिप नहीं होता है, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, टर्मक्स कमांड यूज करेंगे। ये सेम लगभग कमांड है। हम क्या करते हैं, टर्मक्स हाइफन वेक और उसके बाद लॉक, एंटर कर देते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, फ़ोन को स्लिप होने से ये रोकेगा जब आप टूल्स को रन कर रहे होते हैं उस टाइम पर, ठीक है। आपको सिंपली क्या चीज़ समझना है कि अब आपका मोबाइल पूरी तरह से टर्मक्स के कंट्रोल में है, अब ये स्लिप होगा ही नहीं। अब इस चीज़ को अनलॉक कैसे करना है, मतलब जैसे नॉर्मल हमारा एंड्रॉयड रहता है ना, 30 सेकंड के बाद स्लिप हो जाता है, 1 मिनट के बाद स्लिप हो जाता है जब आप उसको यूज ना कर रहे हो, तो उसको फिर से वापस लाने के लिए हम क्या करेंगे, सेम कमांड को रन करेंगे। जस्ट यहाँ पर हम लॉक की जगह पर अनलॉक टाइप कर देंगे एंड देन एंटर कर देंगे। सो अब ये नॉर्मल हो जाएगा और इससे क्या होता है कि थोड़ा सा बैटरी सेव होता है। जब हम लॉक कर रहे होते हैं तो बैटरी ज़्यादा खाता है क्योंकि स्क्रीन ऑन ही रहता है, और ये बेसिकली तब यूज होता है जब आप ब्रूट फोर्स अटैक कर रहे हो, कोई स्कैनिंग टूल्स रन कर रहे हो, या कोई लॉन्ग स्क्रिप्ट जो बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा होता है उसको देखने के लिए आप इसको यूज करते हो। एंड नाउ अब हम सिस्टम इन्फो के बारे में जानने वाले हैं। सिस्टम इन्फो के लिए हमारे पास एक कमांड है जिसका नाम है टर्मक हाइफन इन्फो एंड देन आपको सिंपली एंटर कर देना है। सो बेसिकली ये क्या करता है, आपको टर्मक्स वर्जन दिखाता है,
एंड्रॉयड के वर्जन्स को दिखाता है। CPU इन्फो यहाँ पर आप देख सकते हैं, CPU इन्फो वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाएगा। और इसका यूज केस कब होता है, जब आप डिबगिंग कर रहे होते हैं, इन्वायरमेंट चेक कर रहे होते हैं, या फिर कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग कर रहे होते हैं। अभी ये चीज़ आपको थोड़ा सा टेक्निकल लगेगा, लेकिन कोई ना, जब आप इस सीरीज को कंप्लीट कर लोगे तो आपको ये चीज़ें बहुत ही आसान लगेगी। आपको याद आएगा कि हाँ, इस एपिसोड के चैप्टर 1 में हमने इस चीज़ को सीखा था। एंड नाउ अब हम देखने वाले हैं फाइल नेविगेशन के बारे में। ये चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, बट कोई ना, मैं यहाँ पर इसको रिवाइज करवा रहा हूँ, थोड़ा सा फास्ट वे में इसको करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, PWD कमांड का रन करेंगे, जिसका काम क्या होता है कि तुम कहाँ पर हो। इसका नाम ही है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। अभी हम हैं फाइल्स और होम डायरेक्टरी के अंदर। एंड नाउ जब हम ls कमांड रन करते हैं तो ये क्या करता है, शो करता है कि हमारे डायरेक्टरी के अंदर कौन कौन सी टूल्स इंस्टॉल्ड है। एंड नाउ जब हम ls कमांड रन करते हैं तो ls बेसिकली क्या करता है, लिस्ट करता है कि क्या क्या फाइल्स हैं उस डायरेक्टरी के अंदर। उसके बाद आपको क्या करना होता है, cd कमांड का यूज करना होता है। बाद आप स्टोरेज टाइप कर सकते हैं या कुछ भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी डायरेक्टरीज हैं उनके अंदर अगर आपको नेविगेट करना है, जाना है, तो आप सिंपली cd स्टोरेज कर सकते हैं। आप स्टोरेज के अंदर आ गए और इससे बाहर जाने के लिए वापस जैसे बैक बटन होता है उसी तरह से आपको cd स्पेस डॉट डॉट टाइप करना है, एंटर कर देना है, तो आप वापस आ जाएंगे। या फिर आप सिंपली cd उसके बाद टिल्डे साइन को यूज कर सकते हैं। अब टिल्डे साइन यहाँ पर है, सो इसको जब आप एंटर करेंगे तो आप होम डायरेक्टरी के अंदर आ जाएंगे। हम क्या करेंगे, अभी इसको क्लियर करेंगे। अपना ये पूरा मेसी हो चुका है, हम इसको क्लियर करके सफा कर देते हैं, ठीक है। और ये सेशन को क्लोज करने के लिए आपको एग्जिट कमांड रन करना पड़ता है। तो अभी उसको मैं क्लोज नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा और चीज़ें बाकी हैं फाइल हैंडलिंग के बारे में, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है। बट मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये रिवीजन सेक्शन है। यहाँ पर आपको एडवांस चीज़ों के साथ साथ कुछ पहले चीज़ें जो हमने देख रखी हैं उनको भी देखना है, क्योंकि हम यहाँ पर चैप्टर वाइज फॉलो करने वाले हैं एपिसोड 5 के अंदर। सो सबसे पहला हमारा जो कमांड है वो है mkdir, जो कि डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए यूज होता है। mk मतलब मेक, dir मतलब डायरेक्टरी, mkdir। उसके बाद आपको साइबर क्रिएट कर लेना है। फोल्डर हमारा क्रिएट हो चुका है। आप इसको ls कमांड रन करके देख सकते हैं, हमारा जो साइबर है वो पहले आ रहा है। मान लो हमें कोई फाइल क्रिएट करना है, ये तो डायरेक्टरी था, जैसे फोल्डर होता है लैपटॉप के अंदर, उसी तरह से यहाँ पर हमने एक फोल्डर क्रिएट किया। अब जैसे ही लैपटॉप के अंदर फाइल्स वगैरह होते हैं, .txt फाइल होता है, .py फाइल होता है, .c फाइल होता है, उसी तरह से हम यहाँ पर टच कमांड का यूज करके फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। फाइल .txt एंड देन एंटर कर देना है। ls जब हम करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइबर है, उसके बाद फाइल .txt है। अब मान लो कि हमें डिलीट करना है उस डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला है rmdir बोल करके। rmdir कब होता है, जब डायरेक्टरी एम्प्टी हो, डायरेक्टरी के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा चीजें ना हो। मान लो कि डायरेक्टरी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, डायरेक्टरी के अंदर मैंने कोई स्क्रिप्ट लिख रखा है, वहां पर कोई एक्स्ट्रा फाइल क्रिएट कर रखे हैं, या फिर डायरेक्टरी के अंदर और भी डायरेक्टरीज क्रिएट कर रखे हैं, फोल्डर के अंदर फोल्डर्स हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, rm-r का यूज करते हैं। एंड देन यहाँ पर हम डायरेक्टरी नेम डालते हैं। उसके बाद जब हम ls करेंगे तो डायरेक्टरी हमारा डिलीट हो चुका है। और इसी तरह से मान लो कि हमें फाइल को कॉपी करके दूसरे डायरेक्टरी के अंदर डालना है, जैसे कि यहाँ पर फाइल .txt है, इसको मैं क्या करूंगा, स्टोरेज के अंदर डालूंगा। स्टोरेज के अंदर डालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली cp कमांड का यूज करेंगे। एंड जो भी फाइल या फिर फोल्डर को हमें कॉपी करना है, कॉपी पेस्ट करना है, उसका यहाँ पर नाम लिख देंगे फाइल .txt। एंड जहां पर हमें अब सेंड करना है वो पैथ देना है। अभी हम कहां पर डालने वाले हैं, स्टोरेज में। सो हम क्या करेंगे, /storage टाइप करेंगे एंड देन एंटर कर देंगे। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर परमिशन नहीं है। मैंने जैसे आपको बोला था कि इसको मैंने फिर से इंस्टॉल किया है टर्मक्स को, इसलिए यहाँ पर परमिशन डिनाइड दिखा रहा है, बट मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि परमिशंस कैसे दें। सो हम क्या करते हैं, अभी इस टाइम के लिए स्टोरेज की जगह पर हम क्या करेंगे, माइग्रेट में इसको डालते हैं। ठीक है, ये एक तरह का टूल है। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं रीड ओनली फाइल सिस्टम है। सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको परमिशन चेंज कर सकते हैं, chmod +x 777। इससे पहले हम चलते हैं माइग्रेट के अंदर, chmod +x, और यहाँ पर हम स्टार डाल देते हैं, एंटर करते हैं, cd डॉट डॉट करते हैं, सॉरी cd स्पेस डॉट डॉट, एंड देन हम यहाँ पर एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं mkdir साइबर बोल करके, जिसको हमने ऑलरेडी डिलीट कर दिया था। बट कोई नहीं, यहाँ पर फाइल नेविगेशन के लिए आपको कैसे फाइल्स को मूव करते हैं उस चीज़ को दिखाने के लिए यहाँ पर बोल रहा हूँ। ठीक है, सो हम फाइल .txt को हम कहाँ पर साइबर के अंदर मूव करने वाले हैं, तो इसके लिए हम cp कमांड का यूज करते हैं। एंड देन हम यहाँ पर टाइप करते हैं फाइल .txt, उसके बाद /cyber। सो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ फाइल सिस्टम रीड करने के लिए यहाँ पर परमिशन है। सो मैं यहाँ पर करता हूँ chmod 777 to cyber। अब अगर हम सेम कमांड को रन करें, सो यहाँ पर एक छोटा सा दिक्कत है। बेसिकली मैंने क्या कर रखा है, मैं जब भी यूज करता हूँ तो रूट एक्सेस वाला यूज करता हूँ। सो यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि रूट में हम / पहले यूज करते हैं, उसके बाद साइबर को यूज करते हैं, बट यहाँ पर हमारा नॉन रूट मोबाइल फोन है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम कमांड है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। ये जो / है ये नहीं रहेगा, ये यहाँ पर रहेगा।
ये बेसिकली डिनोट करता है रूट को। जब आप इसको इंटर कर देंगे, जो मैं आपको बता रहा था, तो यहाँ पर जैसे ही हम इसको इंटर करेंगे तो ये अभी फाइल कॉपी हो चुका है। यही सेम प्रोसेस था स्टोरेज के अंदर भी, माइग्रेट के अंदर भी, बट वहाँ पर हमारे पास रूट परमिशन नहीं था, इसलिए यहाँ पर ये मूव नहीं हो रहा था, मतलब कॉपी नहीं हो रहा था। अब अगर मैं यहाँ पर साइबर के अंदर जाऊँ और ls कमांड रन करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइबर के अंदर file.txt है, और मैं इसको cd डॉट डॉट करूँ, सॉरी cd डॉट डॉट और ट्री कमांड को रन करूँ। ट्री नहीं, हम ट्री को इंस्टॉल कर लेते हैं, इंस्टॉल ट्री। सो ट्री हो चुका है, ट्री कमांड को रन करते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा स्ट्रक्चर वे में, ट्री वे में हमें दिखा देता है। तो यहाँ पर साइबर था, साइबर के अंदर हमारा file.txt है। अब हम क्या करेंगे, इसको करते हैं क्लियर, एंड देन अब हम क्या करते हैं, जो जैसे मैंने आपको बताया था rm-r का यूज करके इसको रिमूव करते हैं, ठीक है। बट रिमूव करने से पहले मैं एक काम कर देता हूँ, मैं आपको एक और चीज़ सिखाने वाला हूँ mv कमांड के बारे में। mv कमांड बेसिकली मूव करने के लिए यूज होता है। cp क्या करता है, cp जब आप यहाँ पर ls कमांड यूज करोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा आपके पास साइबर है, file.txt है जो हमने क्रिएट कर रखा है। जब हमने cp का यूज किया तो क्या हुआ था, फाइल को इसने कॉपी करके साइबर के अंदर डाल दिया था, पेस्ट कर दिया था। तो ये कहाँ पर रहेगा, होम डायरेक्टरी के अंदर भी रहेगा और फिर साइबर के अंदर भी रहेगा। लेकिन मान लो कि हमें मूव करना हो, यहाँ से कट करके वहाँ पर पेस्ट करना हो, तो उसके लिए हम कमांड का यूज करते हैं mv और file.txt हम बोल देते हैं, एंड देन यहाँ पर हम उसका लोकेशन देते हैं साइबर। तो इससे क्या होगा कि ये मूव हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर ls कमांड रन करूँ, सॉरी ps हो गया, तो ये मूव हो चुका है साइबर के अंदर। और अगर मैं अभी cd साइबर के अंदर जाऊँ, वैसे डबल हो गया होगा, file.txt ही है, पहले भी file.txt ही था। अब मान लो कि मुझे इसको रीनेम करना है। mv का एक और फीचर है, ये क्या करता है, रीनेम भी करता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, mv कमांड का यूज करते हैं, file.txt जो कि हमारा ओल्ड txt ही है। अब इसका नाम हमें क्या रखना है, न्यू, हम डाल देते हैं इसमें new.txt, एंड देन इंटर करते हैं, ls करते हैं। तो ये जो file.txt था वो new.txt हो चुका है। और ये चीजें जो मैं डायरेक्टरी क्रिएट करने से अभी तक mv कमांड तक बताया हूँ, ये बेसिकली स्क्रिप्ट्स को मैनेज करना, पेलोड्स फाइल को मूव करना और टूल्स के आउटपुट को हैंडल करने में यूज होता है। इसलिए ये चीजें बहुत जरूरी हो जाती है। अब आते हैं थोड़े एडवांस कमांड्स के ऊपर, जो बेसिकली क्या करते हैं, नेटवर्क और सिस्टम को नेविगेट करने में मदद करते हैं, जैसे हम अपने नेटवर्क से बात कर रहे होते हैं। सो सबसे पहला कमांड है ping google.com। ये बेसिकली यूज होता है चेक करने के लिए इंटरनेट हमारा चल रहा है या फिर नहीं। अगर ऐसा दिखे आपको रिक्वेस्ट जा रहा है, रेस्पॉन्स आ रहा है, तो आपको समझना है कि आपका इंटरनेट चल रहा है। अभी हम ctrl+c करते हैं, इसको ऑफ करते हैं। एंड नाउ अगर हमें अपना IP एड्रेस देखना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली ifconfig, जो हम लिनक्स के अंदर यूज करते हैं, काली में यूज करते हैं, उबंटू में यूज करते हैं, वही सेम कमांड है। ifconfig करेंगे तो आपको यहाँ पर आपका जो IP एड्रेस है वो दिख जाएगा। और अगर आपको प्रोसेसेस देखने हैं कि आपके सिस्टम के अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस चल रहे हैं, लाइव प्रोसेस, तो उसके लिए आप कमांड यूज कर सकते हैं टॉप। इंटर करना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास PID यूजर और जो भी प्रोसेस चल रहा है उन सब का डिटेल यहाँ पर दिख जाएगा। हम करते हैं इसको भी कट। और इसका जो यूज केस है वो है नेटवर्क रिकॉन में यूज होता है, सिस्टम मॉनिटरिंग में यूज होता है और परफॉर्मेंस चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं। और अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो कमेंट में जरूर लिखना 0.1% कंप्लीट। सो आज हमने सीखा पैकेज मैनेजमेंट, स्टोरेज सेटअप, पावर कंट्रोल, सिस्टम इन्फो, फाइल नेविगेशन, फाइल हैंडलिंग, नेटवर्क बेसिक्स। और एक चीज मैं यहाँ पर आपको और बता दूं, मेरे सिस्टम के अंदर जो भी यहाँ पर एरर आ रहा था टर्म्स के अंदर, उसको मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ, ताकि आप लोग भी समझ सको कि आखिर ये चीजें काम कैसे करती हैं और आपको कैसे कैसे एरर्स आ सकते हैं। सो उन चीजों को आपको ध्यान से देखना है और अपने टर्म्स के ऊपर परफॉर्म करना है। और भाई अब तुम बिगिनर नहीं रहे, तुम फाउंडेशन बिल्ड कर चुके हो। नेक्स्ट चैप्टर में हम फाइल सिस्टम्स को डीपली तोड़ने वाले हैं और वहां से रियल हैकर माइंडसेट स्टार्ट होगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे